जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के कुछ प्रमुख जो षष्ठ दर्शन है, 6 प्रकार के दर्शन जो दिए गए हैं, फिलॉसफी दी गई हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 3 मुख्य जो यज्ञ होते थे उस समय के, उसे देखने वाले हैं यज्ञ, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या क्या अंतर है। इसके बाद हो जाएगा वैदिक काल समाप्त। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिलीजियस के बारे में, धर्मों के बारे में, जैसे कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, लिंगायत हो गया, कापालिक हो गया, शैव धर्म हो गया, शाक्त धर्म हो गया और वैष्णव धर्म हो गया। इन सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सब होगा आज जो वैदिक काल का ये लास्ट क्लास है। तो सबसे पहले देख लेते हैं षष्ठ दर्शन। देखिए अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग धारणाएं जो होती हैं उन्हें दिया गया है इसमें षष्ठ दर्शन। 6 प्रकार के जो दर्शन दिए गए हैं, 6 प्रकार के फिलॉसफी, उसे कहा जाता है षष्ठ दर्शन। षष्ठ दर्शन में पहला जो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है उसे दिया है कपिल मुनि ने, ठीक है। सांख्य दर्शन किसने दिया है? तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया है। और दूसरा होता है यहाँ पर व्याव दर्शन। व्याव दर्शन जो है उसे गौतम ऋषि ने दिया है, ठीक है। व्याव दर्शन गौतम ऋषि ने दिया है, गौतम ऋषि, ठीक है। और योग दर्शन जो है पतंजलि ने दिया है। देखिए योग व्यायाम से पतंजलि अभी काफ़ी फेमस है और पतंजलि से ज़्यादा फेमस हो गया है बाबा रामदेव, ठीक है। योग यानी कि बाबा रामदेव और बाबा रामदेव यानी कि पतंजलि, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, योग दर्शन मतलब पतंजलि। वैशेषिक दर्शन, परमाणु की खोज करने वाले कणाद, ठीक है। वैशेषिक दर्शन पर कणाद जी, ठीक है। उत्तर मीमांसा, वादरायण। उत्तर मीमांसा जो है वो वादरायण ने दी है। देखिए मीमांसा जो है वो 2 प्रकार के, उत्तर मीमांसा और पूर्वी मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा जो है वह वादरायण ने दिया है और पूर्वी मीमांसा जो है वह जैमिनी ने दिया है, ठीक है। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। देखिए गौतम बुद्ध जी के जो अधिकांश उपदेश हैं वह सांख्य दर्शन से ही लिए गए हैं। भगवान गौतम बुद्ध जी जो हैं उनके जो अधिकांश उपदेश हैं वह सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सांख्य दर्शन किसने दिया है? कपिल मुनि ने दिया है, ठीक है। और उस समय के कुछ 3 प्रकार के यज्ञ होते थे, उनके बारे में देख लेते हैं। यज्ञ मतलब होता है अनुष्ठान, आहुति जिसमें दी जाती है, उन वो होते हैं यज्ञ, ठीक है। बहुत बड़ी पूजा होती है ये यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ जो है उसमें घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, यज्ञ किया जाता है और यज्ञ करने के पश्चात फिर घोड़ा को अच्छे से सुसज्जित करके छोड़ दिया जाता है और वह घोड़ा जहाँ तक जाएगा, जिस भी क्षेत्र तक जाएगा, वो क्षेत्र फिर राजा का हो जाता है। अगर किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में चला गया तो वो राज्य, वो जगह, क्षेत्र भी उसी राजा का हो जाएगा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका वह घोड़ा था। अगर किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में चला गया और वह राजा इस राज्य को रोकना चाहता है, अपना क्षेत्र नहीं देना चाहता है, तो फिर उस सेना से फिर युद्ध करेगा। और जिस राजा की सेना छोटी होती है वह युद्ध में हार जाती है। तो अगर अश्वमेध का घोड़ा कहीं गया है और जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया है उसकी सेना बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे जो छोटे छोटे राजा हैं जिनके क्षेत्र में चले जाते हैं ये घोड़े, तो वो लोग अपने आप ही सरेंडर कर देते हैं। पर कुछ अगर नहीं माने तो फिर उनसे युद्ध करना पड़ता है। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भगवान श्री रामचंद्र जी ने छोड़ा था, लव कुश ने उन्हें पकड़ लिया था, फिर भगवान लक्ष्मण जी आए, फिर शत्रुघ्न जी आए, भरत लक्ष्मण सब आते गए, हनुमान जी भी आए, फिर लास्ट में राम जी आए, ठीक है। फिर इनकी पहचान हुई, ठीक, हनुमान जी पहचान गए थे। वैसे तो उसी प्रकार से अश्वमेध यज्ञ का ये सब होता है, ठीक है। दूसरा है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है वो राजा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए मतलब करता है, ठीक है। राजा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ करता है। इसमें रथ जो होते हैं ना, उस समय का कार वाहन, ठीक है, तो उस समय का जो रथ था तो उस रथों की रेस लगाई जाती है। बहुत सारे रथ एकदम कतार में रेस लगाते हुए जाएंगे तो कितना भव्य लगेगा। तो राजा इससे अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं इनके घर के सामने बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, तो लगता है कि काफ़ी पावरफुल आदमी है, ठीक है। नेता वगैरह हो गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन, इन सब के घर के आगे बहुत लंबी गाड़ियों की कतार लगती है। अगर जी किसी व्यक्ति की शादी है तो शादी में बड़ा फील होने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, ठीक है, बाराती वाली गाड़ी, तो लगता है भव्य, बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है करके। तो उसी प्रकार से रथों का जब रेस लगाया जाता है तो राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, ठीक है। क्योंकि रथों की भी अलग अलग श्रेणियाँ होती है, जिस प्रकार से गाड़ियों की अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। अब तीसरा है राष्ट्र यज्ञ। राष्ट्र यज्ञ जो है वो राज्याभिषेक के समय यह किया जाता है। जैसे बाहुबली में सीन देखा होगा आप लोगों ने, जब बाहुबली का मतलब राज्याभिषेक होने वाला रहता है, लेकिन देवसेना के चलते उसका राज्याभिषेक नहीं हो पाता है। राजा बनने चला थे और राजा के भी नहीं बल्कि सेनापति बन जाते हैं। फिर भल्लाल देव का जब राज्याभिषेक होता है तो कितना भव्य एकदम नेशनल एंथम चलता रहता है उन लोग का, माहिष्मती साम्राज्य मतलब
पूरा एकदम। तो वो क्या था, राष्ट्र यज्ञ था, ठीक है। तो राज्य यज्ञ जो है राज्याभिषेक के समय किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है और वैदिक सभ्यता, इनमें क्या अंतर है। सिंधु सभ्यता जो था वह नगरीय सभ्यता था, वैदिक सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु सभ्यता जो था उसमें मातृसत्तात्मक था, माता के नाम से जाना जाता था लड़कियों को, और जो वैदिक सभ्यता है उसमें पितृसत्तात्मक यानी कि पिता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु जो है वह बैल है, ठीक है। गाय और सिंह की बिल्कुल चर्चा ही नहीं की गई है इसमें, ठीक है। प्रमुख पशु इस समय बैल था, वो भी एक सिंह वाला, ठीक है। और वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय था, गाय के लिए युद्ध किया जाता था, गविष्ठी किया जाता था, ठीक है। और इसमें शहर नियोजन बहुत अच्छे से था, इसमें सामाजिक नियोजन अच्छे से था, ठीक है। वैदिक सभ्यता में सामाजिक नियोजन अच्छे से था, सिंधु सभ्यता में शहर नियोजन अच्छे से था। सिंधु सभ्यता वाले लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, इसलिए मोहनजोदड़ो की पहचान हुई जब, तो उसे लाशों का ढेर मिला था, इसलिए मृतकों का टीला कहा गया है, क्योंकि उन्हें युद्ध नहीं आता था, कोई बाहरी व्यक्ति आकर मार के कुढ़ो दिए थे उन लोग को, ठीक है। लेकिन वैदिक सभ्यता में युद्ध से परिचित थे, राजा का तो मेन काम ही बना दिया गया था गाय के लिए युद्ध करना, गविष्ठी जिसे कहा जाता है, ठीक है। वैदिक सभ्यता में देखते हैं कि कांसे की खोज हुई थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता में सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी, और वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी, ठीक है। लोहे की खोज होने के बाद फिर औद्योगिक जो है चीज़ें बढ़ गई थी, कृषि और व्यापार होता था सिंधु सभ्यता में, कृषि के साथ व्यापार। तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता में कृषि तो होता था, लेकिन साथ साथ पशुपालन होता था। सिंधु सभ्यता में कृषि के साथ व्यापार होता था, लोथल से बंदरगाह था वहाँ। और वैदिक सभ्यता में कृषि के साथ पशुपालन होता था, क्योंकि ये व्यापार हुआ मतलब शहरी था, और यहाँ पशुपालन हुआ मतलब ग्रामीण था, ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता में जो शिव हैं और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। वैदिक सभ्यता में जो है इंद्र जो है वो प्रमुख देवता थे, उनके अलावा अग्नि हो गया और अन्य जो भी देवता थे उन सब की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये था वैदिक काल। जितने भी सारी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी एक एक चीज़ें, वो सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। जैसे कि पूर्वी मीमांसा के प्रणेता कौन है, पूर्वी मीमांसा के लेखक कौन है, या फिर सांख्य दर्शन का जो फिलॉसफी है उसने किसने दिया, तो कपिल जी ने दिया। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता क्या थी, ऐसा भी दे सकता है, तो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है ये सब भी दे सकता है। शक्ति प्रदर्शन किस यज्ञ में किया जाता है, राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता है, ये सारी चीज़ें दे सकती है। तो आप सबको अच्छे से इसका प्रिपरेशन करना है। वैदिक काल जो है यहाँ समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धर्म के बारे में, जैन धर्म से स्टार्ट करेंगे, फिर और छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी प्रकार के टॉपिक हैं उन सबको हम लोग क्लियर करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग महाजनपद की ओर आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।